दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विद अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, आज का वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी पॉपुलर स्टॉक रहा है अपने समय का और उसका नाम है येस बैंक लिमिटेड। तो येस बैंक पे आज मैं अपना व्यू लेके आया हूँ और येस बैंक के बारे में जानेंगे पूरा डीप एनालिसिस और उस जो फिनेंशियल्स डाटा हैं उसके आधार पे कोशिश करेंगे समझने की कि येस बैंक में इस प्राइस पे रहा जाए या निकल जाया जाए या फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाए। तीन चीज़ होता है, या तो नया बाई करना है या जो बाई किया हुआ है उसको होल्ड करना है और नहीं तो सेल करके निकल जाना है, लॉस बुक हो या प्रॉफिट बुक हो। तो इस पे हम जानेंगे, जो अब इसके फिनेंशियल्स डाटा हैं उसके आधार पे हम इस बात का चर्चा करेंगे। पहले जान ले कि येस बैंक के बारे में और उसके फिनेंशियल्स डाटा के बारे में। दोस्तों, येस बैंक जो है यह मिस्टर राणा कपूर और लेट अशोक कपूर के द्वारा इसको बनाया गया था, शुरू किया गया था 2004 के आसपास में। यह उस समय का अत्याधुनिक बैंकिंग था, मतलब सारी टेक्नोलॉजी का इसने यूज किया था, मॉडर्न एज बैंकिंग उसको बोलते हैं। साथ ही साथ यह इसके पास धीरे धीरे इसने एक अच्छा खासा प्रोडक्ट रेंज बनाया, मतलब सब फिनेंशियल सेक्टर के सभी सेगमेंट में ये काम करने लगा और अपने कस्टमर को इतना ज़्यादा रेंज देता था, कॉर्पोरेट कस्टमर हो या रिटेल कस्टमर हो, जिसके कारण यह बैंक उस समय का फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक बन गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसने अपने जर्नी में कई इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड भी हासिल किए, लेकिन जब आरबीआई को कुछ डाउट हुआ और उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि येस बैंक का बहुत ही ज़्यादा कर्जा फंस गया है और वो मिस्टर राणा कपूर के गलत डिसीजन के कारण या उनके इन्फ्लुएंस के कारण ऐसा हुआ है। उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसको सरकार ने अपने ग्रिप में ले लिया। जो इसके लेंडर बैंक थे उन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया जो एज पर रूल था उसके हिसाब से, और उसके बाद उसका जो सेटलमेंट हुआ उसके बाद बहुत ही लो भी बनाया इस बैंक ने और उसके बाद बहुत हाई भी गया। लेकिन अब की बात है कि आज के डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में इस बैंक में क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस बैंक पे जो ओल्ड वीडियो बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, प्रीमियम कस्टमर थे, उनको 10 रुपये के आसपास में मैंने इसमें जिस समय अलॉटमेंट हो रहा था DIIs के लिए जो लेंडर्स थे उनको, और उसी समय इसका प्राइस लगभग 10 रुपये के आसपास था, तो मैंने उसमें इन लोगों को निवेश करने की सलाह दी थी कि 10 रुपये के प्राइस से यह शेयर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद लगभग 20 रुपये तक ये शेयर गया था, अभी भी 15 रुपये 75 पैसा के आसपास है। तो उस हिसाब से उन लोगों का अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आज के डेट में क्या करना है उसके लिए नज़र डालते हैं इसके फिनेंशियल्स डाटा पे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ऑफ़र अनाउंस करता हूं कि देखिए, जो लोग हमारे से फ्री में जुड़ना चाहते हैं वो लोग अपना ब्रोकिंग अकाउंट एलाइस ब्लू में खुलवाएं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसके थ्रू ट्रेडिंग करें, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें और उसमें उनका भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपने लिंक से किसी व्यक्ति को अकाउंट खुलवाते हैं तो उन्हें भी 10% लाइफ टाइम ब्रोकरेज मिलेगा। और साथ ही साथ मेरे तरफ से 1 साल का बंडल ऑफर है कि 1 साल तक मैं उनको टेक्निकल सपोर्ट फ़ोन पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा, जो कम नहीं होता है। फिनेंशियल सेक्टर में आप देखेंगे तो सभी लोग बहुत ही मोटी कमीशन चार्ज करते हैं, तो मेरा भी कुछ लाभ होना चाहिए। तो इसलिए अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं, जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने मेरे वीडियो से कमाया है, जिनको लगता है कि मैं ऑनेस्ट एडवाइस देता हूं और सही एडवाइस देता हूं, तो उन लोगों को जुड़ने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसका मैं एलाइस ब्लू का वीडियो अभी डाल दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि आप उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। एलाइस ब्लू लाए हैं आपके लिए एक नया 2 तरफा रेफरल प्रोग्राम। आप और आपके दोस्तों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। तो ये है क्या? हर कामयाब रेफरल के लिए
आपको अपनी ब्रोकरेज पर 10% कैशबैक मिलेगा पूरे 30 दिन तक। आपको 10% लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा अपनी रेफर दोस्त की ब्रोकरेज पर। दूसरे सक्सेसफुल रेफरल के साथ आपका 10% कमीशन 30 और दिन के लिए टॉप अप हो जाएगा। इससे आपको 10% कैशबैक पूरे 60 दिन तक मिलेगा। भूलिएगा नहीं, इसके ऊपर आपको हर कामयाब रेफरल के लिए 10% लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा। है ना कमाल की बात? मगर इसमें दो तरफा क्या है, तो सुनिए। आपके रेफर दोस्त को भी 30 दिन तक के लिए 10% कैशबैक मिलेगा। इस दो तरफा रेफरल प्रोग्राम में लाभ ही लाभ है। तो आज ही अपने दोस्तों को रेफर करें और जीवन भर पैसे कमाएं। एलाइंस ब्लू अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर है और बहुत ही अच्छा सर्विस देती है। तो जो लोग को जुड़ना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपना ब्रोकिंग अकाउंट जो है वो खोल लीजिए और मुझे सूचित करिए। उसके थ्रू आप अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करिए और मेरे से लंबे समय तक जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके फिनेंशियल डाटा पे देखेंगे तो 15 रुपये 75 पैसा के हिसाब से अभी मार्केट कैप लगभग 39,460 करोड़ के आसपास है। बैंकिंग में जैसे हम नॉर्मल शेयर का एनालिसिस करते हैं तो उसमें डेट इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब मैं हमेशा उस पर डिस्कस करता हूं अपने वीडियो में। उसी तरीके से बैंकिंग स्टॉक का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और दूसरा होता है कासा, CASA, कासा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। तो उसमें अभी इसका कासा जो है 26.63% है, जो कंपैरेटिवली लो है, अच्छे बैंक से लो है। कासा मतलब जो इसका टोटल पोर्टफोलियो है उसमें करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो परसेंटेज है वो 26.63% के आसपास है। अब पी चूँकि कंटिन्यू ये कंपनी बैंकरप्सी से निकली है और अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, लगभग 6 पैसे के आसपास पिछले 2 क्वार्टर से इसने प्रॉफिट दिया है, EPS दिया है, तो इसलिए पी इसका कुछ अभी वैलिड नहीं है। पीबी जो है दोस्तों वो 1.07 है। यह भूतकाल में 2.5 के आसपास पीबी पे चला करता था और नॉर्मली जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं वो मल्टीप्लाइड पीबी पे चलते हैं, लेकिन इसका पीबी के हिसाब से लगभग 1 के पीबी पे, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका लगभग 16 रुपये के आसपास है, तो उस रेट पे ये चल रहा है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है। कंपनी डिविडेंड अभी नहीं देती है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम अभी 6805 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी चूंकि सर्वाइवल मोड में है तो इसलिए इन सब चीज़ पे विशेष ध्यान नहीं देंगे। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। कंपनी की प्रोविजनिंग बढ़ गई है। कंपनी की प्रोविजनिंग बढ़ने से कंपनी का आप समझ रहे हैं, प्रोविजन कर दिया वो पैसा तो वो पैसा जाम हो जाता है, उस पैसे को फिर वो मार्केट में लगा नहीं सकती है, तो कंपनी का प्रोविजनिंग बढ़ गया है। साथ ही साथ जब कॉस्ट ऑफ इनकम देखेंगे तो 36% के आसपास है। ये भी ज़्यादा ही है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी चलेगा 36% के आसपास। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये 8.5 है। ये रेशियो क्या होता है? ये रेशियो जितना अधिक होगा बैंक उतना स्टेबल होगा, उतना डिफॉल्ट का खतरा कम होगा और उतना ज़्यादा ये अपने कस्टमर्स को लोन दे पाएगी। इसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अर्थात कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज, तो उसको बोलते हैं CAR। तो CAR इसका 8-8.5% के आसपास है। जब आप देखेंगे बाकी बैंकों का तो वो 15% से लेकर 30-35% तक है। तो वो जिसका CAR जितना ज़्यादा है वो उतना अच्छा बैंकिंग स्टॉक माना जाता है। तो ये अपने सेक्टर की जितनी बैंकों का एनालिसिस मैं किया हूँ, वो अलग बात है कि वीडियो हम नहीं डाले हैं, तो उसमें सबसे कम CAR जो है वो यस बैंक का है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद किस चीज़ पर नज़र डालते हैं बैंकिंग स्टॉक में? ग्रॉस NPA और नेट NPA। तो NPA के कारण ही तो बैंकिंग सेक्टर में जितनी प्रॉब्लम इंडिया में हुई है वो है। तो इसका जब ग्रॉस NPA आप देखेंगे तो ये लगभग 15.36% के आसपास है और नेट NPA जो है 4.04% के आसपास है। तो
इससे ये पता चलता है कि जो इसका जो पहले का जो मैनेजमेंट था उसने इस कैपिटल को, जो इसके पास पैसे थे, उसको इनएफिशिएंटली डील किया। लेकिन अभी चूंकि मैनेजमेंट चेंज हो गया है, इसलिए अभी आपको देखना पड़ेगा, नजर कराना पड़ेगा कि इसका एनपीए डाउन होता है कि नहीं। वो होगा ही, जैसे जो लोन फंसा हुआ है उसको जब हम राइट ऑफ कर देते हैं तो भी एनपीए डाउन हो जाता है। तो एनपीए डाउन होने का मतलब है, कभी ना समझें कि ये रिकवरी कर लिया बैंक ने। दोनों चीज स्थिति में एनपीए इसका सुधरेगा। पहला जो है क्या है, जो लोन फंसा हुआ है उसको राइट ऑफ कर देता है, और दूसरा क्या है कि वो उसको रिकवर करता है। तो आज के डेट में जितने बैंकिंग स्टॉक हैं मैक्सिमम में, जिसका आप देखेंगे कि एनपीए बहुत ज़्यादा था और उसका एनपीए सुधार हो रहा है, तो उसमें क्या किया कि वो फंसे हुए कर्जे को राइट ऑफ कर दिया, मतलब माफ कर दिया, उसको भूल गया, उसको अपने अकाउंट से निकाल दिया। तो आपको लगेगा एनपीए में सुधार है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉन्ग टर्म में घाटा ही हुआ बैंक को। तो ये भी इसका ज़्यादा है। एनपीए जो है एनपीए जो है वो है 2.83%, ठीक है ना। अब आप देखिए, एनपीए आपको मतलब 404% और ग्रॉस एनपीए 15.36%। अब सबसे इंटरेस्टिंग, बाद में डिसाइड करते हैं कि इसमें क्यों रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। तो अभी उससे पहले हम नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे भी बहुत कुछ आइडिया लगता है। तो देखिए, कंपनी चूंकि बैंकरप्ट हो गई तो प्रमोटर होल्डिंग तो इसमें जीरो है। जो लेंडर्स थे, बैंक थे, डीआईआईस बोलते, वो 42.37% के आसपास आज के डेट में उनकी होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 3.5% इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है। ध्यान रखिएगा, कुछ तो इनका पुराना इन्वेस्टमेंट था शेयर में, और कुछ जो इनको रीस्ट्रक्चरिंग के समय इनका 10 रुपए के प्राइस पे इनको अलॉट किया गया था। वो कुछ में लॉकिंग था, कुछ में नहीं लॉकिंग था, ये भी ध्यान रखें। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग 3.5% से कम की है। अब एफआईआईस की बात करते हैं, 11.16% करंट में उनकी होल्डिंग है। इन्होंने भी 2.5% के आसपास अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में कम करी है। उसके बाद इंश्योरेंस का होल्डिंग 6.54% के आसपास है। इन्होंने ना बेचा है ना नया खरीदा है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो वो पूरा 1.33% बेच के निकल गया है। पब्लिक के पास 39% के आसपास होल्डिंग है। अब आप देखिए कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, यूट्यूबर्स हैं, या बहुत सारे टीवी वाले भी हैं, जो बोलते हैं कि येस बैंक इस समय बहुत अच्छा वो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पिक्स हो सकता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े डीआईआईस बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड बैठे हुए हैं, एफआईआईस, आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा उसका एनालिसिस का और उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है उनके पास, जो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही वो निवेश करते हैं। तो वो भी बेच रहे हैं, डीआईआईस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? ऐसे समय में आपको इस शेयर में क्यों निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने 10 रुपए के आसपास में इसमें निवेश किया था, उन लोगों को इसमें से एग्जिट करना चाहिए। अब कहिएगा कि भाई साहब एग्जिट करके जाएं कहाँ, हमें बैंकिंग स्टॉक में ही जाना है। तो बैंकिंग स्टॉक में अगर आपको जाना है तो लगभग सारे बैंकिंग स्टॉक इससे बेटर कंडीशन में है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे पेनी स्टॉक जो आप समझते हैं, छोटे छोटे प्राइस का स्टॉक, जो बैंक तो बड़े हैं लेकिन प्राइस छोटे हो गए हैं, तो वैसे स्टॉक का मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप कहिएगा कि उसी में जाना है तो बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक मेरा बेस्ट पिक हमेशा से रहा है, और हमेशा से बैंकिंग सेक्टर में इसी दो शेयर पे मैं भरोसा करता हूं। लेकिन अब गवर्नमेंट बैंक में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका CAR कितना है? 12 रुपए का, 12% के आसपास, 11.95। इसका कितना है? 8.5। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा 13.3, PNB 14.14, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 13.52। देखिए सबका CAR बढ़िया है, और CAR देखना बहुत जरूरी है बैंकिंग निवेश के समय। तो अगर आपको बैंक में ही निवेश करना है तो बेहतर कंपनी, बेहतर CAR वाले में निवेश करें। इस वैल्यू पे यह एक्सपेंसिव है। धीरे धीरे कंपनी परफॉर्म करेगी, सुधार भी हो सकता है, कल के डेट में ये भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन आज के डेट में यह एक्सपेंसिव दिखता है, और इस शेयर में इस प्राइस पे किसी को निवेश नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो दूसरे जो मैंने बताया, जो अच्छे बैंकिंग स्टॉक है, उसमें निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को सुंदर बनाए, बढ़िया बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए।
तो दोस्तों, जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए, अपना विचार भी मुझे दीजिए। और साथ ही साथ जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं परमानेंट लंबे समय के लिए, वो एलाइस ब्लू में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलिए और मुझे सूचित करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।